नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन पढ़ रहे थे आरबीएससी तथा एनसीईआरटी की साइंस। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कोशिका ऊतक। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके मध्य में पाई जाने वाली विभिन्नता ही अपनी क्या है? बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी के मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी: प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। इसके बाद आज हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैव विविधता की जो है प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही थी, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम ही वनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और ग्रीन हाउस है, उसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। और ज्यादा उपज लेने के चक्कर में हम कृषि में अत्यधिक केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। अशिक्षा भी इसका एक कारण है, और जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। और कुछ विदेशी प्रजातियां हैं जो कि किसी कारणवश अपने देश में आ गई हैं, और यहाँ पे आके वो जैव विविधता के लिए संकट का कारण बन चुकी हैं। और अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन है। ठीक है। तो अब अपन जानते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो सरकारें हैं वो कहाँ और कैसे कैसे कार्य कर रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए कुछ कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। लेकिन ये सभी तब तक कारगर साबित नहीं होंगे जब तक कि खुद अपन जागरूक नहीं होंगे। ठीक है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुद को जागरूक होना पड़ेगा। तो जैव विविधता संरक्षण में अब हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई थी, आईयूसीएन। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है, कई बार ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें। ठीक है। तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब इस संस्था ने 1972 में एक बुक लॉन्च की थी, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का क्या कार्य था कि जो लुप्त हो रही प्रजाति, उनके आवास और वर्तमान उनकी संख्या को सूचीबद्ध करना। ठीक। आईयूसीएन ने जीन प्रजाति को संरक्षण की दृष्टि से 5 भागों में बांटा। ठीक है। तो अब उनके बारे में अपन विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन से 5 भाग हैं। तो सबसे पहले तो है विलुप्त प्रजाति, यानी जो वर्तमान में कहीं उपलब्धि नहीं है, पूरी तरह गायब हो चुकी है। जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर, राइनिया पादप, सेंट हेलेना जैतून, वुड्स, साइकेड्स, जंगली कबूतर, वुली मेमथ, तस्मानिया टाइगर और कुकिया कुकी। ये एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। ठीक है। कई बार एग्जाम में सीधा की सीधा एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस वर्ग से है। आगे अपन बात करेंगे नंबर 2 पे संकटग्रस्त, यानी कि जो शीघ्र विलुप्त होने की कगार पर है। चीता, बाघ, बगेरा, जिंगो बाइलोबा, सर्पगंधा और गैंडा। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अति संवेदनशील प्रजाति, यानी कि इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और शीघ्र ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे याक, नीलगिरी, लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग। यहाँ से याद रखना अपने को, ब्लैक बग। अब अगली बात करते हैं अपन दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति वो है जिनका क्षेत्र जो है प्राय एक निश्चित एरिया तक ही सीमित रह गई है वो। जैसे कि लाल भेड़िया, हैरान गिब्बन और ग्यावान गैंडा। और नंबर 5 है अज्ञात रूप से ज्ञात प्रजाति, यानी कि जिनके बारे में अपने पास पूरी तरह जानकारी नहीं है, अपर्याप्त डाटा है उसके बारे में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे आईयूसीएन ने 1973 में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगा दिया। कब? 1973 में। संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि जो शीघ्र ही विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या है? नियंत्रण लगा दिया। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन जैव विविधता संधि। जैव विविधता संधि हुई थी 1992 में, ब्राजील में। शहर था रियो डी जेनेरो। सीबीडी, जैव विविधता संधि को बताया था सीबीडी। सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अगली बात अपन करेंगे राष्ट्रीय प्रयास के बारे में। ये तो हो गए अपने इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर है जैव विविधता एक्ट 2012, यानी कि एक एक्ट लाया गया था 2002 में, 2002 ठीक है, 2002 में लाया गया था जैव विविधता एक्ट। जैव विविधता एक्ट, इसमें 3 स्तर थे। 3 स्तर कौन कौन से थे? एक तो राष्ट्रीय स्तर था, राष्ट्रीय स्तर पर, एक था राज्य पे, और एक था स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और राज्य में जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन कमेटियां, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है, ये तो इसके 3 स्तर हो गए। अब एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2010 में, राष्ट्रीय हरितकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय था भोपाल में। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण, वन, जल, वायु और जैव विविधता के जो कानून थे उन सबको एक ही दायरे में लाया जाए। पहले क्या था कि इनके सबके कानून अलग अलग थे, लेकिन राष्ट्रीय हरितकरण 2010 के द्वारा पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता के कानूनों को एक ही दायरे में लाया गया। आगे हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ तो नेचुरल नेचुरल जो इनके आवास हैं उनके लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और एक है इनको जीवित रखने के लिए कृत्रिम आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वस्थाने यानी कि जो नेचुरल है उनको अपन बोलते हैं स्वस्थाने, जिसमें जीव मंडल रिजर्व कितने हैं? 18। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कितने हैं? 106। पूरे देश की बात हो रही है ये। ठीक है, और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 5। ठीक, आगे बात करें अभ्यारण्य की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 564, 564 है पूरे देश में, और राजस्थान में है 25। ठीक है, अब संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 99 पूरे देश में, और राजस्थान में 14। अब बात करते हैं अपन बहिस्थाने। तो बहिस्थान यानी कृत्रिम आवास, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, प्राणी उद्यान। आगे हम बात करेंगे प्रवासी पक्षियों के बारे में। प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो कि प्रजनन के समय अपने देश में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। अब बात करें जैसे कि कुर्जा पक्षी है, इसको साइंटिफिक नेम है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे 5 जगह हैं जहाँ पे आता है। फलौदी के पास, खींचन, जोधपुर, खींचन है ना, फलौदी के पास खींचन, जोधपुर, केवलादेव भरतपुर, ताल छापर, चूरू, डीडवाना, नागौर, और गुड़ा विष्णुयान के पास काकानी तालाब, जोधपुर। ये 5 जगह हो गई इनकी। ये 5 जगह अपने को याद रखनी है। कई बार दे के पूछ लिया जाता है कि केवलादेव भरतपुर का संबंध किससे है, तो केवलादेव भरतपुर का संबंध है कुर्जा साइबेरियन क्रेन। फलौदी के पास खींचन, जोधपुर, ये 5 जगह अपने को याद रखनी है। फलौदी के पास खींचन, जोधपुर, तालछापर, चूरू, केवलादेव भरतपुर, डीडवाना, नागौर, बड़ा बिश्नोइया के पास काकानी तालाब, जोधपुर। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे प्रजातियों के बारे में। वर्तमान में लगभग 4000 प्रजाति ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। 4000 जंतु प्रजाति और 60,000 वनस्पति प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, टोटल प्रजाति मैंने बताई थी 45,000 जंतु प्रजाति और 91,000 वनस्पति प्रजाति बताई थी, लेकिन उनमें से 60,000 वनस्पति प्रजाति विलुप्ति की कगार पर हैं और 45,000 जंतु प्रजाति विलुप्ति की कगार पर हैं। ठीक है, लेंटाना और जलकुंभी, दो हैं, लेंटाना और जलकुंभी, दोनों क्या है? विदेशी पुष्प हैं। क्या है? विदेशी पुष्प। ठीक है, लेंटाना को 1807 में अंग्रेज लेके आए थे, तब भारत आए थे तब, और इसको सबसे पहले लगाया गया था कोलकाता में। अभी इतनी बुरी तरह इसका प्रसार हो चुका है कि ये जैव विविधता के लिए संकट का कारण बन चुका है। दूसरी बात करते हैं अपन जलकुंभी की। जलकुंभी को बोलते हैं वाटर लिली, इसको लाया गया था ब्राजील से। ठीक है, अब यह भी संकट का कारण बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि जो जल होता है, जल के कोई भी जैसे स्रोत हैं, जैसे कोई जलाशय है, उस पे क्या है, ये पूरे जल के ऊपर फैल जाता है। इस तरह से पूरा जल के ऊपर फैल जाएगी जलकुंभी, पूरे को घेर लेता है उसको, सोर्स को। इससे होता क्या है कि नीचे जो इसके जीव, जलीय जीव हैं, उनको पर्याप्त रूप से ना तो प्रकाश मिल पाता है, ना ही ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे कि उनका अकारण ही
मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये भी क्या है, जैव विविधता के लिए संकट है। अब बात करें अपन गाजर घास की। गाजर घास कहाँ से आई थी? अमेरिका से। कैसे आई थी? तो अमेरिका से गेहूं मंगाए गए थे। ठीक है, जब गेहूं मंगाए थे तो उसके साथ में आई थी गाजर घास। ये गाजर घास इतनी खतरनाक है ना, तो इसको जीव जंतु खाते हैं। ठीक है, कोई भी मवेशी भी नहीं खाती इसको। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इससे एलर्जी होती है, इससे गाजर घास से, इसलिए ये अभी जैव विविधता के लिए संकट बन चुकी है। आगे हम बात करें, कुछ ऐसी भ्रामक अवधारणा भी हैं, जैसे कि गागरोनी तोते हैं वो मनुष्य की बोली समझते हैं। ठीक है, ऐसा मानना है लोगों का। तो ये क्या करते हैं, उस तोते को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पकड़ के उसको कैद कर लेते हैं। ऐसे ही एक है गोयरा। गोयरा पक्षी है, उसके बारे में यह अवधारणा है कि इसकी सांस जो होती है वो जहरीली होती है। जो वो सांस छोड़ती है वो कैसी होती है? जहरीली गैस निकलती है उसमें से, जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि गोयरा को देखते ही मार देते हैं। एक वो है अपना घोड़ावन। तो घोड़ावन के बारे में क्या कहा जाता है कि घोड़ावन से जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ती है। ठीक है, इसलिए उसका शिकार करते हैं लोग। अब बात करें मेंढकों के बारे में, तो 1983 की बात है। 1983 तक यूरोप और उधर तो अब भी मेंढक का प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में। ठीक है, यूरोप व उत्तरी अमेरिका जैसे देश जो हैं उनमें मेंढक की टांग का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एशियाई देश जो थे वो मेंढक का निर्यात करते थे। 1983 में भारत से भी 3650 मैट्रिक टन, इंटरेस्टिंग कहानी है, तो 3650 मैट्रिक टन मेंढक निर्यात किए गए थे। इतनी मात्रा जब एक साथ निर्यात की गई तो क्या है, भारत में मेंढकों की कमी हो गई। ठीक है, भारत में मेंढकों की कमी हो गई, जिसके कारण उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि यहाँ पे उन कीटों की संख्या बढ़ गई जिनको मेंढक खाते थे। ठीक है, यानी कि उनकी संख्या में एकदम बेहताशा जो है कि वृद्धि हो गई कीटों की संख्या में। ठीक है, जिससे क्या है कि चारों तरफ कीट ही कीट हो गए, इसलिए वो एक जैव विविधता के लिए संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई। तो 1987 में भारत सरकार ने क्या किया कि उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि मलेरिया का इलाज सिनकोना पादप की छाल से, यानी कि जैव विविधता जो है उसमें उसके कुछ फायदे भी हैं अपने लिए। ठीक है, कि मलेरिया का इलाज जो है सिनकोना पादप की छाल से ढूंढा गया था। ठीक है, दूसरा है जेट्रोफा व करंज बायोडीजल। इनको बायोडीजल के रूप में जाना जाता है, जैव ईंधन भी बोलते हैं इनको, जैव ईंधन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैंसर। तो कैंसर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसे पौधे थे और टेक्सास बकाटा की छाल में कैंसर से लड़ने के गुण पाए गए हैं। ठीक है, राइजोपस ओराइजिस कवक में यूरेनियम व थोरियम, यूरेनियम और थोरियम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजीनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। ठीक, लेमूर। अब बात करें अपन एक लेमूर प्रजाति है जो केवल मेडागास्कर द्वीप पर पाई जाती है, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती। कौन सी? लेमूर। और दूसरी है डोडो पक्षी। डोडो पक्षी मैंने बताया था आपको विलुप्त हो गए हैं, लुप्त प्रजाति है। कौन सी? डोडो पक्षी, जो केवल कहां पाई जाती थी? मॉरिशस में। और इसको लास्ट टाइम देखा गया था 1681 में, उसके बाद इसको देखा ही नहीं गया। लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1681 में। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को कंटेंट जो है पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने साथी हैं तैयारी करने वाले हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम कुछ अच्छा लाने का प्रयास करें और साथ साथ में अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू।